Welcome to Molecule. हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो अरेंजमेंट आपका ओवरऑल थ्री डायमेंशनल स्पेस में होता है उसे हम लोग कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। ये इंट्रोपिकली स्टेबल होता है। जब हम लोग हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं प्रोटीन्स का, तो हम लोग दो ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई करते हैं। एक फाइब्रस प्रोटीन्स जो कि लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंड्स में अरेंज होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो कंपैक्ट होते हैं और स्फेरिकल जो ग्लोबुलर शेप में अरेंज होते हैं। मतलब क्योंकि फाइब्रस प्रोटीन्स का क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन्स का हाइड्रोफोबिक एक्सटीरियर होता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग स्ट्रैंड शीट्स में अरेंज होते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स का क्योंकि जो इंटरनल कोर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और एक्सटर्नल जो है हाइड्रोफिलिक होता है, जिसके वजह से वो स्फेरिकल या ग्लोबुलर शेप में अरेंज होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल फंक्शन के लिए अडॉप्ट होते हैं, ताकि अगर जैसे हम लोग ने कोरिजन में देखा था, हम लोग ने इलास्टिक में देखा था कि दे आर वाटर रेजिस्टेंट। वो लोग वाटर रेजिस्टेंट होते हैं ताकि वो आपको स्ट्रक्चरल फंक्शन दे सकें, घुले ना। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आपका रेगुलेटरी एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब आपके फाइब्रस प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन में आ जाता है। जो नेचर है ग्लोबुलर प्रोटीन्स का या फाइब्रस प्रोटीन्स का, वो डिसाइड होता है उसके अमीनो एसिड सीक्वेंसेस से। मैं ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ अपने अमीनो एसिड के स्लाइड में, कि जो मैंने कैटेगराइज किया था अमीनो एसिड्स को 5 ग्रुप्स में, जिसमें मैंने बताया था कि जो पहला ग्रुप होता है वो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होता है, और दूसरा होता है एरोमेटिक, तीसरा होता है पोलर अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स, चौथा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, और पांचवा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो नेचर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स का वो हाइड्रोफिलिक होता है एक्सटीरियर से, तो वहाँ पे इट मे बी रिच इन पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, या पोलर अमीनो एसिड्स में वो रिच होंगे। और फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, तो उसके एक्सटीरियर में हमेशा नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होंगे, या जो हाइड्रोफोबिसिटी क्रिएट करते हैं उनको वो उससे सराउंडेड होंगे, जो उसका एक्सटीरियर पार्ट होगा फाइब्रस प्रोटीन्स का। बिकॉज फाइब्रस प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देता है और हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में एक्सटीरियर की तरफ से। जो इंटरैक्टिव सेगमेंट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स के, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से या कोवेलेंट क्रॉस लिंक से इंगेज होते हैं या साथ में आते हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरू में ही कि इससे पहले वीडियोस में ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि दो ही तरीके के कोवेलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं। एक पेप्टाइड बॉन्ड में होता है जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा होता है, और दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड या अगर कोई क्रॉस लिंक बन गया, जैसे आपका एल्डोल क्रॉस लिंक बना था कोलेजन वगैरह में या इलास्टिन वगैरह में। यहाँ एक्वापोरिन्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग अडॉप्टेशन हुआ है। एक्वापोरिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसका इंटीरियर जो है वो हाइड्रोफिलिक है, और एक्सटीरियर जो है वो हाइड्रोफोबिक है। वो इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट्स में काम करता है एक्वापोरिन, और एक्वापोरिन कंडक्शन करता है सॉल्वेंट्स का एक हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाटर फिल्ड हाइड्रोफोबिक चैनल है जो कि रिच है आरजीडी सीक्वेंसेस में। ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज का ग्लाइसिन के साथ इंटरलिंक है, और ये आपका हाइड्रोफिलिक कोर है जो कि सॉलिड कंडक्ट कराता है। यहाँ देखिए लिखा भी है वाटर फिल्ड हाइड्रोफिलिक चैनल, ये चैनल बना हुआ है आपका, और ये पूरा हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में सिचुएटेड है, इसलिए इसका एक्सटीरियर जो है वो लार्जली हाइड्रोफोबिक है। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर को ऑर्डरली अरेंजमेंट में रखता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक नेगेटिव राइबोन्यूक्लियस है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से एसोसिएटेड है, तो इसके रैंडमनेस या इसकी एंट्रोपी मिनिमम है, मगर जब ये खुल जाता है तो इसकी एंट्रोपी यहाँ मैक्सिमम हो जाती है, और यहाँ पे ये सारे बॉन्ड्स खुल जाते हैं। ये थोड़ा डिसऑर्डर्ड हो गया है यहाँ पे, जहाँ से ये जो नेटिव राइबोन्यूक्लियस था, ये अगर आप देखें जब इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटे हैं तो यहाँ पे ये डिसऑर्डर्ड हो गया है, ये जो है ये फैल गया है थोड़ा सा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था कि 4 लेवल होते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के या प्रोटीन के बनने के। वो पहला होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है आपका
सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है आपका टर्शरी, और चौथा आपका जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक सब यूनिट होता है। वहाँ अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी टर्शियरी स्ट्रक्चर हो सकता है, बट पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक सब यूनिट होता है। जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिलते हैं तो वो बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किस तरीके से अरेंज हो रहा है, सब यूनिट्स कैसे अरेंज हो रहे हैं स्पेस में, और उनका क्या इंट्रैक्शन, कैसा नेचर है इंट्रैक्शन का, ये भी डिपेंड करता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। जो सिंपलेस्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो डाइमर होता है, जिसमें आपके दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स हो सकते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का तो वो होता है ह्यूमन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, जो कि टेट्रामर है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें दो आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं जो एक तरीके के होते हैं, और दूसरा जो होता है वो मतलब दो डाइमर बनते हैं, एक अल्फा सब यूनिट का डाइमर और एक बीटा सब यूनिट का डाइमर। वो दोनों मिलते हैं तो वो एक टेट्रामर बनाते हैं, जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दिखाया गया है, ये दोनों आइडेंटिकल सब यूनिट्स हैं। ये एक रेड में और ये येलो में जो है ये आइडेंटिकल सब यूनिट्स हैं, और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक सब यूनिट है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो एक सब यूनिट है, और ये दूसरा सब यूनिट है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहा है। इसे हम कहते हैं डाइमर, सिंपल डाइमर, प्रोटीन विद टू आइडेंटिकल सब यूनिट्स। हम लोग ये जैसे पेट्रोनास टावर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पेट्रोनास टावर एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, तो हम लोग इसको एक सब यूनिट मान सकते हैं और इसको दूसरा सब यूनिट मान सकते हैं। ये जो ब्रिज है वो ब्रिज, और ये जो नीचे का जो एरिया है जो कनेक्टिंग लिंक है इन दो बिल्डिंग्स के बीच में, इनको हम लोग बॉन्ड मान सकते हैं। अब वो कोई भी बॉन्ड हो सकता है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ज़्यादातर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ही होते हैं, और इसको हम लोग एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के साथ इसको मिला सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, हियर ईच बिल्डिंग कैन बी कंपेयर टू ए पॉलीपेप्टाइड यूनिट, सो इट कैन बी सिमिलर टू ए डाइमर एंड रिप्रेजेंट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ हेमोग्लोबिन की बात करेंगे। हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ ये दिखा रहे हैं कि जो रेड में है, चाहे ये देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए फिर डायग्राम, जो रेड में है वो अल्फा सब यूनिट्स है, और जो येलो में है वो बीटा सब यूनिट्स है। और वो डॉट्स जो हैं, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं या ग्रे डॉट्स हैं, जो भी आप इसे समझना चाहें, ये आयरन मॉलिक्यूल्स हैं। और ये देखिए दो डाइमर के फॉर्म में से, ये 2 अल्फा सब यूनिट्स एंड 2 बीटा सब यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। ये आपका एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है, ये टेट्रामर बना रहा है आपको पूरा। तो हेमोग्लोबिन एक टेट्रामर है, 2 अल्फा सब यूनिट का बना हुआ है, 2 बीटा सब यूनिट का बना हुआ है। सम प्रोटीन्स आर इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको ऑर्डरली फैशन में अगर वो होंगे तो वो काम सही से नहीं करेंगे, और वो अलग होते हैं थोड़े से, क्लासिकल या स्ट्रक्चरल प्रोटीन से थोड़े अलग होते हैं। और वो उसमें इन लोग की खासियत क्या होती है कि ये एक हाइड्रोफोबिक कोर को लैक करते हैं, मतलब उनके अंदर हाइड्रोफोबिक कोर नहीं होता है, और वो कैरेक्टराइज होते हैं, या वो उनके अंदर वो हाई डेंसिटीज़ होती है चार्ज अमीनो एसिड्स की, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन और ग्लूटामीन। लाइसिन और आर्जिनिन जो है आपको मालूम है कि ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं। ग्लूटामिक एसिड जो है ये नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। प्रोटीन रेसिड्यूज भी इसके अंदर होते हैं। प्रोटीन रेसिड्यूज भी आपको मालूम है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स में, कि प्रोटीन का जो काम होता है वो ऑर्डरली स्ट्रक्चर में नहीं होता है, वो डिस्टर्ब करते हैं ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ पे एक तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो ये हाइड्रोफोबिक कोर लैक करता है, दूसरा ये कि इसके अंदर बहुत हाई डेंसिटीज़ के चार्ज अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ग्लूटामिक एसिड जो नेगेटिवली चार्ज है। और प्रोटीन भी होते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमेशा ही ऑर्डरली स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। तो जैसे कि एग्जांपल है P27 प्रोटीन, जो कि एक बहुत ज़रूरी है मेम्ब्रेन सेल डिवीजन के कंट्रोल के लिए, और ये भी एक इंट्रिंसिक डिसऑर्डर प्रोटीन है। ये प्रोटीन एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर को लैक करता है, और ये काम कैसे करता है, जब भी कोई गड़बड़ होती है किसी भी प्रोटीन काइनेस के अंदर, तो वो उसको जाके लपेट लेता है, मतलब जाके उस प्रोटीन को अपना फंक्शन नहीं करने देगा, ऐसे कि वो उसके ऊपर रैप कर देगा अपने आप को, और वो जो उसका काम हो रहा होगा उसको रोक देगा। ये इंट्रिंसिक डिसऑर्डर P27 प्रोटीन का फंक्शन होता है। डोमेन एंड मोटिव्स, एक मोटिव या एक फोल्ड, ये
जब भी दो या दो से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक साथ आते हैं और आपस में एक एसोसिएशन बनाते हैं तो वो एक मोटिफ या फोल्ड होता है। जैसे कि बीटा अल्फ़ा बीटा लूप या अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा लूप, कुछ भी हो सकता है, वो अरेंजमेंट होता है अलग अलग डोमेन्स के। और यहाँ पे ये कि ये सेगमेंट ज़रूरी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंटली स्टेबल हो, ये इंडिपेंडेंटली स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा जो होता है मोटिफ, वो मोटिफ पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और वो इंडिपेंडेंटली स्टेबल रह सकता है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। मोटिफ नहीं कर सकता है बट डोमेन अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बना के रख सकता है। बहुत सारे केसेस में जब डोमेन एक लार्जर प्रोटीन से अलग हो जाता है तो वो अपना नेटिव स्ट्रक्चर, नेटिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिटेन रखता है और अपना फंक्शनिंग करता रहता है। डिफरेंट डोमेन्स के अलग डोमेन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि बाइंडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ उसका बाइंड करना या किसी और प्रोटीन के साथ उसका इंटरेक्शन रखना, ये डोमेन्स के काम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अभी तक। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्रोटीन कॉन्फॉर्मेशन, मतलब उसके शेप के ऊपर, इज नॉट ट्रू। पहला, dihedral angles of side chains in amino acids are depicted in Ramachandran plot. दूसरा है IR spectroscopy can be used to deduce हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन पेप्टाइड्स, मतलब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड डिटेक्ट करने के लिए। तीसरा, 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 अमीनो एसिड्स कैन बी ऑब्टेन बाय NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। चौथा है ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैव अल्फा हेलिकल एंड बीटा शीट कंपोनेंट्स। तो पहला जो दूसरा है ये भी पॉसिबल है, तीसरा है ये भी पॉसिबल है, चौथा ये भी पॉसिबल है। अब पहला ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। डाइहेड्रल एंगल्स ऑफ साइड चेन्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइड चेन्स का कोई काम नहीं होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं आपके रामाचंद्रन प्लॉट, जो अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट को देखा होगा तो रामाचंद्रन के साइड चेन्स का कोई काम नहीं होता है अमीनो एसिड्स का। ये साइड चेन्स का काम शुरू होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में, जब वो स्पेशली अपने आप को अरेंज करता है और उसका पेप्टाइड बॉन्ड से मतलब होता है। तो डाइहेड्रल एंगल्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अमीनो एसिड डिपिक्टेड इन रामाचंद्रन प्लॉट। ये ऑप्शन ए गलत है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि पेप्टाइड बॉन्ड के डाइहेड्रल एंगल्स दिखाए जाते हैं रामाचंद्रन प्लॉट में। सेकेंड क्वेश्चन, what is the force among the following that is primarily responsible for stabilizing the tertiary structure of globular proteins? तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे बड़ा जो फोर्स है वो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोटीन्स आपस में अरेंज होते हैं और एंट्रोपी इसकी कम होती जाती है तो वो क्लोज आते जाते हैं एक दूसरे के। तो जब वो क्लोज आते जाते हैं तो उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस का इंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ज़्यादा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग देख चुके हैं कि टर्शियरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं और आयनिक इंट्रैक्शंस कभी भी सॉल्ट ब्रिजेस या इन सब चीज़ों में इंट्रैक्ट होता है। ये भी DBT 2012 में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है इंडिपेंडेंटली फोल्डेड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए प्रोटीन इज कॉल्ड एज। क्या है? मोटिफ पहला, दूसरा फोल्ड, तीसरा डोमेन, चौथा मॉड्यूल। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मोटिफ या फोल्ड एक ही चीज़ है। मोटिफ या फोल्ड एक ही चीज़ है और जो ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन है। देयर इज़ नो करंट एविडेंस कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। बट डोमेन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, मॉड्यूल को तो छोड़ दिए तो आंसर सी है इसका, थर्ड का सी। चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स? अ प्रोटीन फोल्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय फेवरेबल नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। जी बिल्कुल बात सही है ये कि प्रोटीन फोल्ड स्टेबलाइज होते हैं फिर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से, जैसे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया आपका, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस हो गए आपके। तो ये इज करेक्ट इन दिस केस। दूसरा, ऑल पार्ट्स ऑफ ए फोल्ड कैन बी क्लासिफाइड एज हेलिसेस, स्ट्रैंड्स और टर्न्स। ये
पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सब हम सारे पार्ट्स ऑफ फोल्ड को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं हेलिसेस, स्ट्रैंड्स और टर्न्स के बेसिस के ऊपर। अब तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, टू नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस कैन नॉट बी क्लोजर देन द सम ऑफ देयर वैन डेर वाल रेडियाई, ये बात भी सही है। द पेप्टाइड बॉन्ड इज़ नियरली प्लानर, हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं रामाचंद्रन प्लॉट में, आप रामाचंद्रन प्लॉट के आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आप रामाचंद्रन का वीडियो जाके देख सकते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ प्रोटीन फोल्ड्स, प्रोटीन फोल्ड्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। प्रोटीन्स अज्यूम ए लिमिटेड नंबर ऑफ फोल्ड्स, ठीक। प्रोटीन्स विद द सेम फोल्ड में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अगर अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस डिफरेंट हो गए तो यार डिफरेंट फंक्शन कर देगा वो, तो ये अमीनो एसिड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी बात सही है। प्रोटीन्स विद डिफरेंट फोल्ड्स कैन कैरी आउट द सेम फंक्शन, ये बात भी सही है। मगर एक स्टेबल फोल्ड एक प्री रिक्विजिट है फंक्शन ऑफ ऑल प्रोटीन्स के, ये बात गलत है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन जो है वो P21, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेल साइकिल रेगुलेशन में, तो ये ज़रूरी नहीं कि स्टेबल फोल्ड हो या फंक्शनली ऑर्डर्ड हो, वो डिसऑर्डर्ड भी हो सकता है इंट्रिंसिकली। इसका एक एग्जांपल इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन P21 भी है। छठा क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू स्पेसिफाई द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। पहला है द प्रोटीन्स पेप्टाइड बॉन्ड्स, प्रोटीन्स का पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। द प्रोटीन्स इंट्रैक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड्स, ये नहीं होगा क्योंकि इसका ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में डिपेंड करता है कि दो सब यूनिट्स आके एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो प्रोटीन इंट्रैक्शन विद अदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इज कॉल्ड एज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, और ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोटीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंस, ये कुछ बात समझ में आ रही है कि अमीनो एसिड सीक्वेंसेस अगर उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर के हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी के, जैसे कि एक्वापोरिन में RGD सीक्वेंसेस होते हैं, तो वो उसकी प्रोटीन अमीनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से ही वो फंक्शन कर रहा होता है एज ए हाइड्रोफिलिक चैनल, इसीलिए ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द प्रोटीन्स इंट्रैक्शन विद मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स, ये ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, द प्रोटीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंस। Thank you for watching the video. Goodbye to the next video. Please like, share and subscribe.